बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। नाइन्थ की फ़िज़िक्स के इख्तिताम के बाद आज हम आगाज़ करते हैं अपनी टेंथ की फ़िज़िक्स का, जिसका फ़र्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्चुअली मोशन को हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर ब्रीफली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने मोशन को डिफ़ाइन किया और मोशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है? एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम दोबारा डिफाइन करते हैं वाइब्रेटरी मोशन को। अ बॉडी सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। मीन्स इफ अ बॉडी एक खास फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी बैक एंड फोर्थ मोशन को या फिर टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करता था, तो हमने उसको नाम दिया था वाइब्रेटरी मोशन। हम सम टाइम वाइब्रेशंस को यहाँ पे ऑसिलेशंस भी कहेंगे। तो मैं पहले जिस तरह डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करने के बाद अब हम चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन is a to and fro oscillatory motion in which acceleration of a body is directly proportional to the displacement of a body from the mean position and is always directed toward the mean position. Means simple harmonic motion same in the case vibratory motion जैसी ही है, जिसके अंदर जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात का इजाफा किया है, वो ये कि जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इस मोशन की वजह से, वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक नेक्स्ट एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। One of the simplest type of oscillatory motion that is known as mass attached to a spring as shown in figure। जैसा कि हम अपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर किसी स्प्रिंग के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसमें स्ट्रेन पैदा होता है। तो अगर हम इस अटैच्ड मैस के साथ जो स्प्रिंग है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट्स मीन दिस इज नोन एज स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारे स्प्रिंग में स्ट्रेन पैदा होगा। तो अगर हम इस बॉडी को जो कि अपनी मेन पोजीशन ओ पर है, जब तक हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये पोजीशन ए पर चला जाता है। दिस इज इट्स नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन एंड व्हेन वी रिमूव दिस फोर्स इट विल मूव्स टूवर्ड इट्स मेन पोजीशन ओ, बट ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप पॉइंट देयर, सो इट विल ऑलवेज मूव टूवर्ड पॉइंट बी। तो ए एंड बी इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस एंड ए इट्स मीन पोजीशन। तो हम यहाँ पर इस मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो हमारे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है ये बिटवीन मीन पोजीशन ए एंड बी मूव करता रहेगा। तो दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर हुक्स लॉ को डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो इफ़ the spring is stretched or compressed through a small distance x from its main position, it exerts a force F on the mass. According to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length x of the displacement. So Hooke's law को हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी भी जिस्म के ऊपर हम जितनी स्ट्रेन अप्लाई, जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसमें उतनी ही स्ट्रेन पैदा होगी, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट में, उसकी लेंथ में उतना ही चेंज आएगा। तो इट्स मीन एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और यहाँ पर अगर हम उस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करके लिखें तो हम यहाँ पे कांस्टेंट के लगाएंगे, तो एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ को डिफाइन हम लोग कर चुके हैं। तो वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ एंड के इज द कांस्टेंट कॉल्ड नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग जो के कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम फर्दर इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, द वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। Stiff spring have large value of K and soft spring has small value of K। के जैसा कि अगर हमारे पास कोई मजबूत स्प्रिंग होगा तो उसके अंदर स्टिफनेस ज़्यादा होगी, जिस वजह से उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। और अगर कोई लाइट स्प्रिंग होगा जिसको हम आसानी से खींच सके तो इट्स मीन कि उसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है। अब वो वाली फोर्स जो कि हम लोगों ने अपने मैस के ऊपर लगाई थी जिस पॉइंट ए तक लाने के लिए, तो लेकिन ऐसी कौन सी फोर्स थी जो कि उसको वापस अपने मेन पोजीशन ओ की तरफ खींच रही थी? इट वाज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम डिफाइन करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को। आ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन मोशन टुवर्ड द मेन पोजीशन। वो वाली फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ खींचती है, उन्हें पुल करती है, वो वाली फोर्स कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम
चूँकि मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो जहाँ कहीं पर मोशन का जिक्र आता है वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया जाता है। तो हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज F इज इक्वल टू m में। तो हम अपनी 10.1 इक्वेशन और 10.2 इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करते हैं बिकॉज बोथ लेफ्ट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड एज फोर्स। तो जब हम दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे तो बनेगा ma इज इक्वल टू माइनस kx। और जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे जो मास मल्टीप्लाई और एक्सेलरेशन के साथ ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी दैट इज a इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एम। लेकिन इस तमाम की तमाम इक्वेशंस के अंदर कुछ कांस्टेंट्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। एज वी कंसीडर दैट स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड मास आर कांस्टेंट के जो ब्लॉक हम अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और उसका मास m दोनों ही कांस्टेंट हैं। और अगर हम अपनी इस पूरी इक्वेशन के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट k और मास m को कांस्टेंट मान के यहाँ से रिमूव करें तो जो इक्वालिटी है ये प्रोपोर्शनलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इट्स मीन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट मास विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन दैट फिगर कि हम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना एक्सेलरेशन पैदा होगा उसमें उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और वो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसमें उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इस गिवन एग्जांपल से हम लोगों ने क्या जाना, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट from the mean position. Hence horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion। यहाँ पे याद रहे कि जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये बताता है कि this motion is always directed toward the mean position। Negative sign will shows that motion of that block which is always directed toward the mean position। तो अब हम दोबारा उस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। वो फिगर हम सामने ड्रा कर लेते हैं कि जैसा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट तय कर चुका होगा। उसकी मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x है। यहाँ पर दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन इज a एंड सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन b। अब हम यहाँ पे इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। Initially the mass m is at rest in position O and mean resultant force on the mass is 0। जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते वो ऑब्जेक्ट m अपनी मीन पोजीशन पर ही रहेगा जैसा कि यहाँ पे फिगर ए में एक्सप्लेन किया गया है। सपोज द mass is pulled through a distance x up to extreme position A then released as shown in figure B। The restoring force exerted by the spring on mass m will pull it toward the position O। Due to restoring force, mean mass moves back toward the mean position O। The magnitude of the resultant restoring force decreases। अब आहिस्ता आहिस्ता जो कि फोर्स हम लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई की थी रिस्टोरिंग फोर्स वो कम होती जाएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन ओ पर नहीं रुकेगा बल्कि अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन बी पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग टोटली तौर पे कंप्रेस हो चुका है। डज नॉट स्टॉप इट मेन पोजीशन ओ बट कंटिन्यूस इट्स मोशन एंड रीचेज एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब हमारा ऑब्जेक्ट ए से मूव करता हुआ ओ की तरफ और फिर ओ से मूव करता हुआ बी की तरफ पहुंच चुका है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि दोबारा फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, वही होगा एज द mass moves from point O extreme position B, the restoring force acting on it toward the mean position steadily increases in strength. Hence the speed of mass decreases as it moves toward the extreme position B। The mass finally comes briefly at rest and extreme position B। Ultimately the mass returns to the mean position due to the restoring force। This process is repeated and mass continues to oscillate back and forth about the mean position O। Such motion of a mass attached to a spring on a horizontal fractionless surface is known as simple harmonic motion। मीन्स कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करता रहेगा। याद रहे मीन पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। जैसा कि हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पोजीशन हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम जानते हैं कि वो रेस्ट की हालत में आ जाता है। तो इट्स मीन एट पॉइंट ए एंड बी इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड एट पॉइंट ओ इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो इन तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम डिफाइन करते हैं अपनी वेलोसिटीज़ के बारे में।
जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बयान कर चुका हूं कि एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज जीरो। तो हम बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी जीरो पुट कर देते हैं बिकॉज एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज जीरो, तो इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। और अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो इट्स मीन एट दैट पॉइंट एट एक्सट्रीम लेवल पोटेंशियल एनर्जी will be maximum because object covering the maximum displacement from mean position to extreme position which is x। और अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन के बाद बात करते हैं अपनी मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन के ऊपर हम जानते हैं वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हम अपनी फिगर के अंदर पढ़ चुके हैं, एट मीन पोजीशन x डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम विच इज x। तो हम काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में जानने के बाद अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द टाइम पीरियड। The time period t of the simple harmonic motion of mass m attached to a spring is given by the following equation, that is t is equal to 2 pi square root of m by k. Here m is the mass of object, k is the spring constant, 2 pi is the also constant, and t is the time period of simple pendulum or that spring constant in which it moves from point O to A, it moves from its mean position to its extreme positions। वो वाला टाइम जिसके अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक या फिर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन तक लाने के लिए लगाता हो, उसे हम नाम देते हैं इट्स टाइम पीरियड विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो टाइम पीरियड है विच इज़ टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m by k। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।